हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फॉर न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था रिएक्ट बूटस्ट्रैप। बट मेरा जो मेन पेज था, जो मैंने आपको जिसका एक एग्जांपल दिया था कि हम इसकी यूआई और डिज़ाइनिंग सेम इसकी तरह करेंगे, मैंने उसमें यूज़ किया हुआ है रिएक्ट हुक फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि रिएक्ट हुक फॉर्म और रिएक्ट बूटस्ट्रैप में डिफरेंस क्या है। तो इसके डिफरेंस के लिए आप यहाँ पे गूगल पे टाइप करोगे रिएक्ट हुक फॉर्म .com और डॉक्स। तो डॉक्स में आपको यहाँ पे यूज फॉर्म नाम का एक कीवर्ड दिखेगा। मेनली रिएक्ट हुक इसी यूज फॉर्म को करके फॉर्म का सारा डेटा जो होता है वो रिएक्ट को बाईपास करता है, रिएक्ट को पास करता है, और जिससे हमारे पेज की या री रेंडरिंग अवॉइड होती है। और रिएक्ट बूटस्ट्रैप हमारा क्या करता है, इसको हम npm पे सर्च करेंगे। रिएक्ट बूटस्ट्रैप स्ट्रैप सर्च करेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो अब हम यहाँ से ही इसके डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रिएक्ट बूटस्ट्रैप इज compatible with various version bootstrap such as you need to ensure you are using the correct combination of version। तो इन द नटशेल बूटस्ट्रैप हमारा होता है जस्ट यूआई पेज को डिज़ाइन करने के लिए। बट हमारा एक रिएक्ट हुक एक कंप्लीट पैकेज है। जैसे कि हमें उसमें वैलिडेशन फॉर्म में वैलिडेशंस करना होता है, और फॉर्म डेटा को हैंडल करना होता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है। तो और रिएक्ट बूटस्ट्रैप हमारा मेनली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेडीमेड होता है, यूआई कंपोनेंट्स डेटा देता है, फॉर्म का डिज़ाइन इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो अब यूजेस का समझ लेते हैं। यहाँ पे यूजेस का आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको कैसे इसको यूज़ करना है। यूज़ फॉर्म यूज़ फॉर्म, रजिस्टर और हैंडल सबमिट, ये तीन मेन फंक्शंस होते हैं। ये एक्चुअली ये कि इस रिएक्ट के फंक्शंस काफ़ी सारे हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं रजिस्टर, अनरजिस्टर, फ्रॉम स्टैक, watch, subscribe. There are a lot of functions that you can use while working with React Hook form. But in the short में हम कह सकते हैं कि मेनली हम इन तीन ही चीज़ों का यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर्म, रजिस्टर एंड हैंडल सबमिट। बट अपनी रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट के बेस पे आप और भी अदर चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ऑन सबमिट में हम ऑन सबमिट को यूज़ करते हैं कि फॉर्म में दो फील्ड हैं, ईमेल एंड पासवर्ड। तो उनकी जो भी वैल्यू होगी, जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो डॉम को री रेंडर न करके डायरेक्टली बाई रिएक्ट को वैल्यूज पास कर देता है। अभी हम उसका समझेंगे कि क्या यूआई पे देखेंगे कि कैसे बूटस्ट्रैप में जब भी हम की प्रेस करते हैं तो क्यों हमारा फॉर्म री रेंडर होता है, स्टेट हमारी अपडेट होती है, इसलिए वो री रेंडर होता है। ठीक है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप में हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म और फॉर्म डॉट कंट्रोल, जो कि हमारा मेन होता है यूआई प्लस स्टाइलिंग फोकसेस के लिए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो रिएक्ट हुक हमारा जो होता है फास्ट होता है, लेस री रेंडर। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आप कोई भी की प्रेस की अप डाउन करोगे, आपका डॉम री रेंडर नहीं होता, आपका पेज री कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा एवरी की प्रेस पे। बट इन द केस ऑफ रिएक्ट बूटस्ट्रैप, आपका पेज, आपका कंपोनेंट एवरी टाइम री रेंडर होता है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप में परफॉर्मेंस का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टेप होती है हमारी वैलिडेशंस का, मैंने बताया कि इसमें बिल्ट इन वैलिडेशंस होता है, हुक फॉर्म में इजी एरर हैंडलिंग होती है। बट बूटस्ट्रैप में हमें वो चीज़ें मैनुअली हैंडल करनी पड़ती हैं। ठीक है, और बेस्ट प्रैक्टिस, हम दोनों का एक साथ यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे कि रिएक्ट फॉर्म हमारा लॉजिक प्लस वैलिडेशन, हमें दोनों को कंबाइन चाहिए, हमें इसके लिए अलग से नहीं लिखना पड़े, तो हम रिएक्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और रिएक्ट बूटस्ट्रैप हमें सिर्फ यूआई डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, रिएक्ट
hook form versus React Bootstrap, which one you should use? Uh, for me, I will always choose the React form because form validation easy होता है, UI design React Bootstrap में easy होती है, but हमारा complete form है, complete form जैसे there is a lot of input fields that we have to provide the input and each and everything. Then अगर हम दोनों का combination करेंगे तो React hook form हमें validations और hand फॉर्म हैंडलेशन इजी करता है, और उस फॉर्म को लुक एंड फील देने के लिए हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं। ठीक है? ये दोनों सेम नहीं है, और ये और यहीं पे लोग गलती करते हैं कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड रिएक्ट होप फॉर्म सेम है, बट वो दोनों सेम नहीं है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि कैसे ये फॉर्म को री रेंडर करता है या कंपोनेंट को री रेंडर करता है। तो इसके लिए हम स्क्रीन को डिवाइड कर लेंगे टू में। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, इसका इंस्पेक्ट, मैं आपको उसको दिखाता हूँ। हाँ, सब, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कि रिएक्ट हमें एक प्रोवाइड करा था रिएक्ट डेव टूल्स, जिससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस या एक्चुअल वर्किंग ऑफ फॉर्म की, जो हमने फॉर्म यूआई के थ्रू बनाया है या रिएक्ट फॉर्म के थ्रू बनाया है, उसकी हम एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस देख सकते हैं, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे गूगल पे जाओगे, गूगल वेब स्टोर पे एक्चुअली वो एक एक्सटेंशन होता है जो हमें अपने सिस्टम में इनेबल करना होता है या क्रोम में ऐड करना होता है, तभी हम उन चीज़ों को देख पाएंगे। यहाँ पे तो आप सर्च करेंगे रिएक्ट टैब, यहाँ पे आपका एक्सटेंशन आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी एडिट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम दिखा रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने रिएक्ट ऐप पे, तो मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, हाँ ये इसी का ओपन हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंपोन इसको एप्लीकेशन के डबल एरो को क्लिक करके कंपोनेंट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म जो हमने बनाया हुआ है वो रिएक्ट बूट स्ट्रैप के थ्रू बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन फॉर्म, कंटेनर, रो, कॉल फॉर्म, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ कर रखी हैं। यहाँ पे वही सारी चीज़ें, लेआउट क्या क्या हमने टैग यूज़ कर रखे हैं वो हमारा कंप्लीट लेआउट वहाँ पे हमें शो करा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे उसका फॉर्म कंट्रोल पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी टाइप करेंगे, जैसा कि मैंने बोला कि एवरी की अप पे आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है, दैट मीन्स यहाँ पे स्टेट एवरी टाइम अपडेट हो रही है, और जब जब स्टेट अपडेट होगी तब तब आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक रिएक्ट ने हमें एक फॉर्म दिया हुआ है जिसका रिएक्ट हुक दिया हुआ है, जिसको हम यूज़ करके ये री रेंडरिंग और स्टेट अपडेशन को अवॉइड कर सकें। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए बी डाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन ब्लू, एवरी टाइम एवरी की पे ये हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। ठीक है, बट इन द केस ऑफ रिएक्ट हुक फॉर्म, ये हमारा जो फॉर्म है वो रिएक्ट हुक फॉर्म के थ्रू बना हुआ है। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला फॉर्म हैंडलेशन बहुत अच्छा होता है इसमें, और वैलिडेशन भी अच्छा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे, हमारा एक क्यू फॉर्म लॉगिन फॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट फॉल्स है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहती है। तो यहाँ पे आप जब तक आप कंप्लीट वैल्यू टाइप नहीं कर लेते, जैसे कि उस वाले फॉर्म में रिएक्ट बूटस्ट्रैप में जैसे मैं ए बी सी डी टाइप कर रहा था, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रीन्स और लाइंस दिख रही थी, दैट मीन्स आपका कंपोनेंट री रेंडर हो रहा था। बट इन द केस ऑफ रिएक्ट बुक फॉर्म में आपका फॉर्म री रेंडर कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्टली डॉम से अटैच होता है, और डॉम क्या होता है, डॉम को मैनिपुलेट करना इतना ईजी नहीं होता है। ठीक है, तो, तो यहाँ पे आपने देख लिया, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है। तो यही एक मेन डिफरेंस है रिएक्ट बूटस्ट्रैप और रिएक्ट हुक फॉर्म में। चलिए, अब जो हमारा पुराना एप्लीकेशन था या पुराना फॉर्म था, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे किसके थ्रू, रिएक्ट हुक के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कैंसिल करके इस कंप्लीट फॉर्म को कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, और इनको भी यहाँ से
हटा दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिएक्ट हुक को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे इसको कैंसिल करके टाइप करेंगे npm i react hook फॉर्म। जैसे आप इसको हिट करोगे, नोड पैकेज मैनेजर से आपके लोकल सिस्टम में नोड मॉड्यूल्स में वो ये पैकेज ऐड हो जाएगा। और हमारी पैकेज डॉट जेसन में भी आप देख सकते हो वो ऑलरेडी एडेड है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आप चाहो तो रिएक्ट बूट स्ट्रैप को हटा भी सकते हो, बट जस्ट फॉर डेमो पर्पस मैं दोनों को रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या क्या यूज़ करना है, यूज़ फॉर्म को यूज़ करना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या देते हैं, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के अंदर हमें क्या क्या देना है, रजिस्टर को, हैंडल हैंडल सबमिट। ठीक है, फॉर्म स्टेट को एरर, फॉर्म स्टेट में हमें एरर्स को रखना है। ठीक है, इन तीनों को ऐड करने के बाद ये हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यूज़ फॉर्म। ठीक है, चलो यहाँ पे इसको हटा दें। ठीक, तो अब हम इसको रजिस्टर को और हैंडल सबमिट को अपने फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो मैं ये वाला कोड कम्प्लीटली, ओके, इसको कॉपी पेस्ट करके एक न्यू फाइल में रख लेते हैं। ओके, तो अब हमें इसको करना है, इसको हटा देते हैं। तो सेम अब हमें क्या चाहिए होगा, मैंने इसका कोड ले रखा है, बट मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। तो हमें चाहिए होगा डिवीज़न, एक डिव ले रहे हैं हम, डिव क्लोजिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें क्लास क्या चाहिए, क्लास नेम लॉगिन कंटेनर। ठीक है, लॉगिन कंटेनर ले लिया। अब हमें क्या चाहिए होगा, इसके बाद अब हमें लॉगिन कंटेनर के बाद हमें क्या दिखाना है, एक और हम डिव लेंगे जिसमें हमें क्या करना होगा, लॉगिन फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर अब हम क्लास नेम लेंगे, इसमें क्लास नेम हम क्या देंगे, लॉगिन फॉर्म। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्चुअल एक यूज़ करेंगे किसका, एक हम हेडिंग देंगे यहाँ पे, हेडिंग h2 देंगे, h2। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, लॉगिन टाइप टेक्स्ट दिखाने के लिए। ठीक है, इसमें हम क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम इसमें हमें क्या देनी है, टेक्स्ट सेंटर MB, मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल। तो यहाँ पे कट करके हम के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस डिप के अंदर इसके बाद अब हम क्या लेंगे, अब हम यहाँ पे लेंगे एक फॉर्म टैग। ठीक है, फॉर्म टैग में फॉर्म टैग को क्लोज करेंगे। यहाँ पे अभी हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन सबमिट। ऑन सबमिट एक ऑन सबमिट जैसे कि फॉर्म को हम सबमिट करते हैं, यहाँ पे एक बिल्ट इन टूल या बिल्ट इन फंक्शन हम कह सकते हैं इसका, ये रिएक्ट हमें प्रोवाइड कराता है। जब भी हम फॉर्म को सबमिट करेंगे उसका जो भी डेटा होगा, या तो अगर हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं
तो यूज स्टेट स्टेट को अपडेट करने के लिए होता है। अगर रिएक्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो फॉर्म को डायरेक्ट वो डेटा रिएक्ट को डायरेक्ट वो डेटा पास करने के लिए। ठीक है। तो अब हमने वहाँ पे हमें क्या हैंडल सबमिट को यूज़ करना है। ये फीचर है रिएक्ट फॉर्म का, नॉट फॉर्म का, ये फीचर है हमारा रिएक्ट का। कंसोल डॉट लॉग, मैं अभी इसमें सिर्फ कंसोल करा रहा हूँ क्या, फॉर्म सबमिटेड। ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पे एक डिवीजन लेंगे, क्लास नेम विद फॉर्म ग्रुप। ठीक है। तो को क्लोज करते हैं। इसके अंदर अब हम लेते हैं क्या, लेबल। लेबल में हमें क्या दिखाना है, ईमेल। ठीक है। और एक जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच फील्ड हम यूज करते हैं HTML। और ये हमें रिएक्ट फॉर्म एक जैसे कि आपने बूटस्ट्रैप में देखा होगा, वहाँ पे हम एक कंट्रोल आईडी देते थे। यहाँ पे हम यूज करते हैं क्या, HTML फॉर ईमेल। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है इनपुट टैग। इनपुट टैग या इनपुट फील्ड के लिए। ठीक है। इनपुट फील्ड में अब हमें क्या क्या देना है, इनपुट फील्ड में हमें देना है इस फील्ड का टाइप क्या होगा। टाइप होगा हमारा ईमेल। ठीक है। और इसकी आईडी, आईडी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, इसलिए हम यहाँ पे दे देंगे यूजर ईमेल। ठीक है। अब इसके बाद हमें इस रजिस्टर को यूज़ करना है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो अब हम करेंगे, रजिस्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे कि आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, रजिस्टर को लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, रजिस्टर। ठीक है। ब्रैकेट, इसमें हमें क्या देना है, यूज़र ईमेल। ठीक है। ब्रैकेट। अब हमें इसको रिक्वायर्ड बनाना है, तो हम यहाँ पे ये डायरेक्टली दे सकते हैं, रिक्वायर्ड ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। अब ईमेल इज़ रिक्वायर्ड के बाद अब हमें क्या देना है, किस पैटर्न का करना है। तो पैटर्न का मैंने ऑटोमेटिकली कॉपी कर रखा है। मैं यहाँ से इसको मैं पूरा ये उठा लेता हूँ, तो कॉपी करके आप इसको स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ये कुछ नहीं, हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ किया हुआ है जिससे हम ईमेल का फॉर्मेट चेक कर रहे हैं कि सपोज ईमेल में क्या क्या होना चाहिए, टैक्स abcd@gmail.com या yahoo.com या outlook.com। तो वो एक जस्ट पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हाँ आपने ईमेल करेक्ट फॉर्मेट में दिया है या नहीं दिया है, तो इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हम यूज़ करेंगे क्या, एंटर योर ईमेल एड्रेस। ठीक है। और इसको अब हम एक क्लास नेम दे देंगे कि अगर हमें इस पर कोई CSS अप्लाई करनी पड़ेगी तो हम कैसे करेंगे, क्लास नेम, और इसका दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल। ठीक। अब अब हमें यहाँ पे वैलिडेशन भी करना है। वैलिडेशन इन द सेंस, यहाँ पे चलते हैं किसी प्लेटफॉर्म में, जब मैं इसको विदाउट वैल्यूज़ को उसको सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको मैसेज आएगा ईमेल इज़ रिक्वायर्ड और पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। तो इस चीज़ के वैलिडेशन के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, का भी कोड है मेरे पास बट मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ। तो हम क्या एरर्स हमने फॉर्म स्टेट में यहाँ पे क्या दी थी, एरर्स दी थी। तो अब फॉर्म स्टेट में अगर कोई एरर आती है तो हमें उसको यहाँ पे शो कराने के लिए एरर्स डॉट, कौन सा फील्ड लिया है हमने, यूज़र ईमेल लिया है, आईडी को ही यहाँ पे हम फील्ड एज अ रजिस्टर के अंदर जो नेम जो यूज़र ईमेल है वो एज अ नेम है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे,
यूज़र ईमेल यूज़र ईमेल, और हम एक टी टैग के साथ क्या दिखाएंगे, क्लास नेम एरर ईमेल मैसेज। ठीक। तो अब इस फॉर्म में हमारी जैसे ईमेल में जो भी एरर आएगी वो हमारी यहाँ पे एक कलर्स के साथ डिस्प्ले हो जाएगी, उसकी इसकी सीएसएस हम फिर से लिखेंगे बाद में सीएसएस वाली फाइल में। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट एक पैकेज हो गया किस चीज़ के लिए, ईमेल के लिए। ठीक है। अब हम सेम करते हैं किस चीज़ के लिए, हमें सेम करना है पासवर्ड के लिए भी। ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ से इनपुट नेम, ठीक है, HTML लिब, हाँ, यहाँ पे हम क्या क्लास देंगे, क्लास नेम HTML ग्रुप। ठीक है। और लेबल HTML4, तो हम यहाँ पर लेबल देंगे। लेबल में हमें क्या देना है, लेबल में हमें क्लास नहीं देना है, HTML और किस चीज़ के लिए हमें दिखाना है, तो ये हो जाएगा पासवर्ड ओनली। ठीक है। और यहाँ पे हम दिखा देंगे देंगे पासवर्ड। सेम, फिर हम इनपुट के लिए जाएंगे, इनपुट फील्ड बनाएंगे। इसमें अब हमें क्या रखना है, टाइप क्या रखना है, टाइप हमारा पासवर्ड का पासवर्ड ही रहेगा। पासवर्ड आईडी हम यूज़र पासवर्ड ले लेंगे। ठीक है। अब सेम, अब हम फिर रजिस्टर का यूज़ करके दिखाएंगे। ठीक है। तो इसको टाइप कर देते हैं, रजिस्टर यूज़र पासवर्ड, सॉरी एक, ओके, यूज़र पासवर्ड ब्रैकेट में हमें क्या दिखाना है, इसमें रिक्वायर्ड हमें दिखाना है, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। और उसके साथ हमें पासवर्ड की लेंथ भी सेट करनी है। अगर सपोज यूज़र ने इससे कम का पासवर्ड डाला, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैंने 6 करेक्टर की कर रखी है, अगर मैं 1 2 3 4 5 करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाता है, पासवर्ड मस्ट बी एट लिस्ट 6 करेक्टर लॉन्ग। तो ये डायनेमिक वैलिडेशंस के लिए रिएक्ट हुक फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। बट अगर हम यही चीज़ अगर रिएक्ट बूटस्ट्रैप में करेंगे तो ये चीज़ें हमें मैनुअली बनानी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। इसके लिए कोड हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए बूटस्ट्रैप is only for UI, layout, and look and feel, and React Bootstrap is for validation and form handling। ठीक है। अब इसी के साथ हम यहाँ पे देते हैं min length, और इसमें हम देते हैं वैल्यू, हमें कितने करेक्टर का चाहिए, मैं 8 करेक्टर का कर देता हूँ। और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं मस्ट बी 8 करेक्टर लॉन्ग। ठीक है, इसको मैं सजेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है? अब सेम चीज़ हम पासवर्ड के लिए भी करेंगे, एरर शो कराने के लिए ना। तो पहले हम यहाँ पे प्लेस होल्डर ले लेते हैं, प्लेस होल्डर एंटर योर पासवर्ड। इसके बाद हम एक क्लास नेम ले लेते हैं, फॉर्म कंट्रोल। ठीक। सेम अब हम एरर्स हमें दिखानी है, तो हम एरर्स डॉट यूजर पासवर्ड एंड एक पी टैग के अंदर हम एरर मैसेज को ले लेते हैं। ठीक है। अब अब हम एक नया डिवीजन ऐड करेंगे किसके लिए, लॉगिन बटन के लिए। ठीक है। आ, हाँ, बटन के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे एक
नया डिवीज़न क्रिएट करते हैं। इस डिवीज़न में हम क्या रखेंगे, क्लास नेम, क्लास नेम हमारा होगा बटन, बटन ग्रुप। है, इसके अंदर हम टैग लेंगे बटन। बटन के अंदर हम क्या देंगे, टाइप हमारा क्या रहेगा, सबमिट। और उसके बाद क्लास नेम, क्लास नेम क्या रहेगा, बट सबमिट बटन। सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। तो अब ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बट यहाँ पे एरर आ रही है। तो यहाँ पे इसको अब हटा के हम क्या कर देंगे, सिंपल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब हम कंप्लीट फॉर्म को सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग कर देंगे, तो जिससे हमारा कोड और रीडेबल। ओके, एरर आई है, मैं यहाँ पे उसको क्लोज भी करूँगा। ठीक है। अब कंप्लीट फॉर्म को, इसके लिए आप कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई। तो ये आपके कोड को फॉर्मेट कर देगा। ठीक है। अब इसको इसको रन करके देखते हैं कि हमारे फॉर्म में क्या चेंजेस आए। सेम उसकी जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, क्योंकि अब CSS अपडेटेड नहीं है इसमें अभी। ठीक है। तो CSS npm इसकी CSS मैं जब तक आपको दिखा देता हूँ। CSS मेरे पास है, बट ये CSS बहुत लेंदी है। तो मैं इसको क्या करूँगा, आ, मैं ये CSS मेरे पास गिटहब में है। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा। तो आप डायरेक्टली वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके इसको अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एज इट इज़ बना हुआ है या नहीं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। अभी ये पेज हमारा लोड हो रहा है। अब पहले मैं विदाउट CSS दिखाऊंगा, फिर CSS के साथ दिखाऊंगा। एरर्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, देखते हैं कहाँ पे एरर आया। फॉर्म स्टेट को हमें यूज नहीं करना है। लॉगिन डॉट JSX अनडिफाइंड। ओके, लेट मी चेक क्या इशू है। ओ, यहाँ पे है। यहाँ पे ओके ओके ओके, आई थिंक मैं यहाँ पे कॉलन, हाँ, कॉलन के साथ होगा, इक्वल के साथ। ठीक है। यहाँ पे ये ना भी लगाएं तो भी हमारा चलेगा। अब ये हमारी एरर कट जाएगी। ठीक है। हमारा कंपाइल्ड हो गया और हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो अभी देखेंगे, क्योंकि विदाउट CSS हमारा फॉर्म ऐसा होता है। बट अब हम यहाँ से अपने मेन एप्लीकेशन से CSS को कॉपी करके और उसमें लॉगिन डॉट CSS वाली फाइल में तो रिमूव कर देते हैं।
मैं उसकी ज़रूरत नहीं है। लॉगिन डॉट सी एस एस में मैं ओवर राइट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, सेव करते हैं। अब हमारे फॉर्म का रियल लुक एंड फील उसी के जैसा हो जाएगा। सी सबमिट करेंगे, एरर्स आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 करता हूँ तो ये एरर आ रही है। और अगर मैं सिर्फ ये करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एरर आ रही है, प्लीज़ इंक्लूड एस्ट्रिक इन द ईमेल एड्रेस इज मिसिंग इन। ओके, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गिटहब के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे हम अपने कोड को सेव कर सकते हैं। कहीं पे भी हम यूज़ करके, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, कहीं पे भी यूज़ करके किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कहीं पे भी हमें जब भी ज़रूरत पड़े, हम अपने लॉजिक को देख सकते हैं। ठीक है, मैं सिस्टम्स में सेव कोड को रखने अलाउड इसलिए नहीं करता या प्रेफर नहीं करता, क्योंकि सिस्टम हमारा मशीन है, कभी भी ख़राब हो सकती, कभी भी क्रैश हो सकती, कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इशू हो सकता है, जिससे हमें फॉर्म एप्लीकेशन को या सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ सकता है। सपोज आपने कोड किया, कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड किया और उसको आपने सिस्टम में ही सेव किया बट गिटहब पे नहीं डाला, तो अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया तो आपकी वो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इसलिए मैं गिटहब को प्रेफर करता हूँ जस्ट फॉर वर्जनिंग कंट्रोल। उसमें एक फीचर आपका ये भी होता है कि आप यहाँ पे एक मेन ब्रांच डेवलप रखते हैं या बेस रखते हैं, एज पर योर चॉइस। उसके साथ आप जब भी उस ब्रांच से नई ब्रांच क्रिएट करते हैं, अपनी लोकल ब्रांच, और सपोज आपको अभी लॉगिन बनाया है, अभी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना हुआ है, और रजिस्ट्रेशन में सपोज 20 या 30 फील्ड्स हैं, तो आप उस फॉर्म का एक फीचर्स के साथ एक ब्रांच बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कंप्लीट होने के बाद उसमें गिटहब में पुश करेंगे। देन फिर आप जब पुल रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो आप डायरेक्टली डिफरेंस देख सकते हो कि डेवलप में आपका कोड क्या था ब्रांच में, या बेस ब्रांच में क्या कोड था, और आपकी लोकल ब्रांच में क्या क्या आपने ऐड किया है। जब आप उन दोनों को मर्ज कर दोगे तो डेवलप और बेस आपकी एक अपडेटेड ब्रांच हो जाएगी। तो वो जब भी आप उसमें आगे चल के कोई भी नया फीचर ऐड करना चाहोगे तो डेवलप से पुल लेके आप एक नई ब्रांच क्रिएट करेंगे और उसमें अपना न्यू फीचर्स ऐड करते जाएंगे, एंड कंटिन्यू द साइकिल। यही हमारी एक वर्जन कंट्रोलिंग होती है। दूसरा, मोंगोडीबी। मोंगोडीबी हम डेटाबेस यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो मोंगोडीबी और अदर डेटाबेसेस में क्या डिफरेंस होता है। मोंगोडीबी नो रिलेशनल डेटाबेस होता है, जैसा कि हमारा हम कह सकते हैं माई सीक्वल और अदर डेटाबेसेस होते हैं, जो हमारे एक प्राइमरी की, फॉरेन की, या कैंडिडेट की, इन कीज़ पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होता है। ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन, एक कलेक्शंस के थ्रू चलता है हमारा। ठीक है, अब जैसे मैंने प्रोडक्ट का एक, मैं आपको अभी मॉडल दिखाऊंगा कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, जिसकी एक यूनिक आईडी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट आईडी जो क्रिएट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अगर हम एक, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ओनर और प्रोडक्ट ऑफर में मैं ऑब्जेक्ट आईडी दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ कि मुझे इस ऑफर में या इस ऑनर में, इस प्रोडक्ट ऑनर में कौन सी टेबल का या कौन सी स्कीमा का डेटा मुझे यहाँ पे रेफरेंस करना है। तो जब भी आपको गेट करना होगा तो मोंगो डीबी के भी अलग फीचर्स होते हैं, जब मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा तो उस पर भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उसको वीडियोस, उस अदर टेबल का डेटा हम इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हम मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, क्या टाइप होता है। अभी मैं इसको प्रोडक्ट को, मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं आपको जस्ट एक मॉडल स्कीमा दिखा रहा हूँ कि हम मॉडल स्कीमा कैसे यूज़ करते हैं या कैसे क्रिएट करते हैं। मोंगोडीबी को रिएक्ट और नोड के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक मोंगोज लाइब्रेरी होती है, या मोंगोज एक पैकेज होता है, जो वो भी हमें npm से मिल जाएगा। हम उसको इंस्टॉल करके वही npm i mongoose करेंगे तो वो हमारा पैकेज डॉट लॉग में अपडेट हो जाएगा और नोड मॉड्यूल्स में भी ऐड हो जाएगा। तो इन द सेंस अब हम कह सकते हैं कि पैकेज डॉट जेसन हमारी जो होती है वो प्रोजेक्ट का स्केलेटन होती है, कि क्या क्या डिपेंडेंसीज हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या हमें उसमें पैकेजेस हम यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जब हम प्रोडक्शन पे जाते हैं या हायर इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट डिप्लॉय करते हैं तो नोड मॉड्यूल्स को हम नहीं करते हैं। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, जब मैं उस पर डिप्लॉयमेंट करेंगे या तो करेंगे तब उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मॉडल्स दिखा रहा था। हाँ,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट स्लग, ये तो इसमें आपका टाइप स्ट्रिंग, आपको टाइप बूलियन रखना है, नंबर रखना है, या स्ट्रिंग रखनी है, या इंटीजर रखनी है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड फील्ड है या नहीं, यूनिक रखना है या नहीं रखना है, ट्रेम मिनिमम लेंथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं कहीं पे नंबर भी टाइप कर रहा हूँ, क्वांटिटी है ना। और मैंने रेफरेंस वाला आपको बताया था, तो मैं रेफरेंस वाला भी आपको एक दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑनर में एक रेफरेंस मैं किसके दे रहा हूँ, यूजर स्कीमा का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। उसका टाइप क्या दे रहा हूँ, उसकी ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, तो जब आप इस प्रोडक्ट को फैच करोगे, एपीआई को हिट करोगे, तो आपको प्रोडक्ट ऑनर में यूजर की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, ऐसी ऑफर की डिटेल आएगी ऑफर्स वाली टेबल से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले गिटहब पे करूँगा, गिटहब पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद mongoose और स्कीमा क्रिएट करेंगे। थैंक यू फॉर watching this, and have keep learning and keep doing the good. Okay. Thank you.